दोस्तों, गोदी मीडिया को तो आप अच्छे से जानते हो। गोदी मीडिया कोई मीडिया नहीं है, वो एक्चुअली एक एडवर्टाइजिंग मीडिया है। वो सरकार की केवल और केवल तारीफ़ और उसको प्रमोट करने में रहती है। इसीलिए अपने ये कुछ शो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसको हम ये डिबेट बोलते हैं। और उस डिबेट में होता क्या है, एक तो होता है बीजेपी का प्रवक्ता और एक ये होता है खुद। तो ये दोनों मिलके एक ही पक्ष रखते हैं। उसके अलावा कुछ लोग और भी जॉइन करते हैं जिनको ये दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो इनके हाथ कभी नहीं आते और इनको हमेशा उल्टा फेंकते हैं। उनमें से एक है आपके सपा के भाटी जी। तो चलिए सुनते हैं उनकी शानदार डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है ये जो गिरेगी मोदी सरकार या राहुल की भविष्यवाणी साकार होगी या फिर यहां पर भी इंतजार रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी भविष्यवाणी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और मोदी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, सरकार तो सबकी बदलती है, कोई सरकार हमेशा नहीं रहती। तो सही बात सोचना ही बेकार है कि सरकार नहीं बदली जाएगी, वो तो बदली जाएगी। अभी मैं आनंद जी की बात से ही शुरू करना चाहता हूं कि बाबू मोशाया, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी जो अच्छी होनी चाहिए। तो जब नेहरू जी की और मोदी जी की तुलना करें तो ये ना देखें कि कार्यकाल किसका कितना रहा, ये देखें कि काम किसने बेहतर किया। हमारे भगत सिंह देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए और वो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हुए हैं। उनका हर भारतीय इज्जत करता है। हमारे सावरकर जी अंग्रेजों से माफी मांग के 83 साल तक जिए, तो क्या सार्थक जिंदगी रही? 83 साल भी जी लिए तो क्या जी लिए। नेहरू जी ने जब देश संभाला था, पहला बजट हमें पता कितने का था? मात्र 197 करोड़। पता है भारत की साक्षरता दर क्या थी? पुरुषों की 25%, महिलाओं की 7%। ऐसे खराब हालत में जब बड़े बड़े विश्व के राजनीतिक विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये भारत केवल 10 साल टिक पाएगा और ये भारत टूट जाएगा, ऐसे बुरे समय में नेहरू ने इस देश को संभाला और उन्होंने इतने कम बजट में, इतने कम संसाधनों में क्या किया? भारत को आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, भारत को एम्स जैसा संस्थान दिया, बेल दिया, भेल दिया, निर्गुट सम्मेलन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब उसको विद्वता का प्रचारक है। और उनकी विशाल हृदयता यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। जो इलाहाबाद का आनंद भवन था वो देश को दे दिया और खुद सरकारी भवन में रहने लगे। तो नेहरू का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनकी देशभक्ति ये थी कि वो 11 साल देश जेलों में रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। तो नेहरू जी की विशाल हृदयता ये थी और नेहरू जी की योग्यता ये थी। चलिए, नेहरू जी तो बहुत बड़े थे। आज के युग में मोदी जी के मुकाबले विपक्ष का कौन सा नेता है? अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? जी भाई, जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम सब चीज नेहरू पे डालते हो, इंदिरा गांधी पे डालते हो। अब जब जवाब अच्छा मिल गया तो तुम पलट गए अपनी बात से। अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? ममता दीदी पर आपका दाव? दोनों ही बेहतर है, दोनों एक दूसरे से बेहतर हैं, दोनों एक दूसरे से अच्छे हैं। नहीं, एक चूज करना है ना। हाँ, दोनों नेता तो एक ही हो सकता है। अब मोदी है तो मोदी नेता है ना, अमित शाह नेता नहीं है ना। सामूहिक नेतृत्व भी होता है, सामूहिक नेतृत्व जैसे देवेगौड़ा जी के समय था, जैसे इंद्र कुमार गुजराल जी के समय था, सामूहिक नेतृत्व। हाँ, सामूहिक नेतृत्व था, बिल्कुल था। मिल गया जवाब देता हूं। नेहरू जी जेल में रहे, जलवायु जलाल से रहे, अहमदनगर फोर्ट में रहे, जहां पर कि खाना बनाने के लिए खानसामा भी था, प्रेस करने के लिए धोबी भी था, किताब लिखने के लिए असिस्टेंट भी था, और तो और वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलने के लिए भी था। ये सब लिखा हुआ है। और जेल में रहते हुए कितनी सारी किताबें लिख डाली उन्होंने, बड़े से बड़े वो हो गए। और जेल में रहते हुए भी बड़े जलवायु जलाल के साथ, अंग्रेज अफसरों के साथ मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता था। ऐसी जेल भगवान सभी को नसीब करे तो समझ में आए। सुधांशु जी ने कुछ उपलब्धियां भी गिनवाई, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल में, डिजिटल में। आप मुझे बता दें, हमारा कौन सा मोबाइल है जो देश में बन रहा है? हम जापान के और उसके आईफोन तक भारत में बन रहा है। आईफोन के ऊपर इनकी एक वीडियो आई थी कि आईफोन का कलर कॉस्मिक ऑरेंज आया, उसमें बहुत उछल कूद मचाई थी इन्होंने। तो इसके लिए बोलते हैं कोरिया के मोबाइल बना रहे हैं, जापान के कोरिया के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं हम, अमेरिका के, चाइना के मोबाइल असेंबल कर रहे हैं। हमारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? क्या व्हाट्सएप हमने बनाया? क्या फेसबुक हमने बनाई है? क्या हमने बनाया डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो हम केवल कुछ भी बोलते। भाई, यूपीआई है तो हमारा, पर उसमें भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं है। वो कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस के टाइम पे रघुराम राजन उसको ले गए थे। हम ये कह सकते हैं यूपीआई वीजा को छोड़कर ऐसे बीच में दुनिया का सबसे बड़ा, आप तो ऐसे बीच में बोलते हैं। आप तो अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? फेसबुक हमारी है, इंडिया की है।
एक्स इंडिया का है, व्हाट्सएप इंडिया का है, यहूदियों बताओ का है। बताओ सब बताओ यहूदियों बताओ का है। नहीं किसी का भी हो। यहूदी देखो, उसने इंडिया, अमेरिका, इजराइल एक देश की बात करी, और ये सुधांशु जी एक मजहब के ऊपर आए हैं। यहूदियों का, मुसलमानों का है, क्रिश्चियंस का है, हिंदुओं का है। मतलब इस टाइप की लैंग्वेज से ही पता चल जाता है दिमाग में क्या चल रहा है। हमारा तो नहीं है, यहूदियों का क्यों नहीं है भाई, बताओ क्यों नहीं है। हमको नहीं पता। यानी आप अपनी सरकार में, नहीं, मैं जो पूछो, सरकार अजय बाधा अरे मैं पूछो। उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने क्या करा। यूट्यूब कब से है, यूट्यूब कब से है। और एक इंटरेस्टिंग बात, राजकुमार भाटी ने बातों बातों में बोला जिस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे, आपने उसी सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया। आपने इनकी उपलब्धियों के मतलब पे सवाल कर भाई कितना खुश हो रहा है ये गुल्लू प्रधान। यूपीआई है इनकी उपलब्धि। दूसरों की उपलब्धियों को अपनी मत गिनवाइए। ठीक है, काली टोपी आरएसएस वाले पहनते हैं, क्या ये इंडियन टोपी है? ये जो परिणाम करते हैं क्या ये इंडियन परिणाम है? ये इटली का परिणाम नहीं है? ये इटली का क्यों परिणाम? दुनिया को बेवकूफ बना? अरे भैया, इटली वाले परिणाम तो इधर खड़े हैं। ये परिणाम इटली का परिणाम, वाह भारतीय भैया। परिणाम तो ये है, अब समझ भारतीय में आया परिणाम तो इटली ये में। है। अच्छा सुनिए, और ए भाई समझ साहब, में आया इटली ए जरा बताओ, ये वाला बताओ, प्रणाम बताओ, क्या है? बताओ। मेलोडी ये वाला प्रणाम नहीं, क्या नहीं, है? ये वाला भी हमारे ये वाला- पड़ोसी ये है, वाला तो वो भी हमारा पड़ोसी है। नहीं, ये वाला तो हमारा है, वो भी अलग पड़ोसी नहीं है। ए, वो देखा, हिंदू मुस्लिम मोड, उस मोड पे आ गया ये अपने। इराक भी हमारे पड़ोसी है। स्क्रीन पे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 4 प्रधानमंत्रियों का पिक्चर दिख रहा है, जिन्होंने कुल मिला के 293 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? क्या हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र देश को ये शोभा देता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं? जवाब सुधांशु त्रिवेदी। सोनिया गांधी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? 4 से 14 वो की। प्रधानमंत्री नहीं रही। ए भाई सुनो सुनो, असली नेता कौन था? नो, 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 सुप्रीम नो, लीडर। अब सुनो, अब सुनो, असली तो अब अब भी सुनो। मोहन जवाब सुनिए, दीजिए ना, सवाल आया। सुनो, सुनो, ओके, सुनो। सवाल आया। अब भाई साहब, अब कान खोल के सुनो, अब बताता हूं। मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन में अपने मुंह से बोलते हैं कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। सोनिया गांधी वहां अवेलेबल थी, उनकी उपस्थिति में मंच पे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं जी। पर प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। कोई सेंसेस बात करी? नहीं। जब नेहरू जी को मिली थी ये देश का सत्ता 1947 में, इंडिया जीडीपी कितना था? केवल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और जब 2014 में मोदी जी को हमने दिया था, छोड़ा था, तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने इनको दी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब उस समय हमारी थी, जब हम देश स्वतंत्र हुआ था, तो मात्र जो है 32% थी। और जब मोदी जी को 2014 में मिली थी तो 68 वर्ष की थी। लिटरेसी रेट उस समय मात्र 12% थी, और जब मोदी जी को हमने छोड़ा तो 74% हमने दिया। इसके अलावा नेहरू जी ने IIT, एम्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, बनाया, उसको बना करके दिखाया भारत को और देश को। जिस IIT और एम्स की परीक्षा नहीं ये सरकार करा पा रही है शुद्ध से, बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, परीक्षा भी नहीं करा पाई। और देखिए कैसे 50 लाख तक तकरीबन CBSE और नीट के विद्यार्थियों की हालत देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देश की बुनियाद हम लोगों ने मजबूत की, और देश की सार्वजनिक संपत्ति, जो जनता की संपत्ति पैदा करने का काम भेल सेल किया, उसको ये सरकार एक ही काम की 14 के बाद से 12 वर्षों में सबको बेचने का काम की। ऐसे मोदी जी को मैं भी थैंक यू कहता हूं कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इकोनॉमिक त्रासदी लाई, और देख रहे हैं पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल 100 पार कराया। इसकी स्थिति क्या है डिप्लोमेसी देश की? वो कहता है 500 बिलियन का ट्रेड डील करेंगे, होता है। आप देखिए आज के अखबार की खबर है, ये 15 लाख करोड़ का झूठा जो है मामला चल रहा है, और इसमें LIC का 11% पैसा लगवाया है। कहीं ना कहीं तो सरकार लगवाई है, और उसके कारण जो है कल LIC के लोगों का पैसा डाउन हुआ है। इस पर कौन देखेगा, कार्रवाई करेगा? एक और इकोनॉमिक्स टाइम का है, ये भी आज ही का है, ये भी आज ही का है। ये देख लीजिए, बिग टेक गिफ्ट साउथ कोरिया ताइवान एज ओवर इंडिया। भारत से ज्यादा जो है उन दोनों देशों को मिल रहा है तवज्जो।
तो भारत कितना मजबूत हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। मोदी जी तो मेलोडी खिला ही रहे हैं। तो पहले 15-20 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड रोज, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल। और 1910 में जिस साल सावरकर को 2 जन का कारावास दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न था, जो सेक्रेटरी ब्रिटिश सरकार का और लेबर का एमपी था। गजब की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेजों के सांसद और सेक्रेटरी के कदमों तले बैठे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। अब सर अपने टर्न पे बोलिए। आप सुनिए, उसी कांग्रेस में आरएसएस का। अरे भाई सुनिए, और मैं एक और बात कहता हूं। 1931 में गांधी इम्पैक्ट हुआ और 1931 के बाद 1947 तक 16 साल में विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन। बताओ इस तरह से पीएम मोदी का बढ़ता कद है, उसके सामने विपक्ष में कौन है? क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस भी एकजुट नहीं है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का कद बहुत बड़ा है और उनको राजनीतिक रूप से चुनौती भी शायद संभव न हो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 12वें साल में, और निर्बाध रूप से आप बोलने दीजिए कि 12वें साल में मोदी जी की सरकार 12 तरफ से कॉकरोच से घिर गई है। 12 तरफ से तिलचट्टे लग गए। आज हम 12 तरफ से सेंटेंस राहुल गांधी में ज्यादा फिट बैठता है। जी हाँ, बैठता होगा, लेकिन सबके साथ वही है, सबके साथ बैठता है, ये आप जान रखिए। ये कहे कि कैपिटलिज्म चुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे भाई, हम तो सुपर कैपिटलिज्म चुने हुए हैं, लेकिन 85 करोड़ जनता को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, मैं इसको अनर्थ व्यवस्था कहता हूं। यह बेरोजगार व्यवस्था है। आज जो बेरोजगारी की पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसी हालत है, बेरोजगारी की इमरजेंसी जैसी हालत। नई टेक्नोलॉजी आप एक कोरे करेंगे, आपको सब कोट करके देंगे। आप लोग का इलाज है मेरे पास। सुनिए, अरे नए ये लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी। मैं आपको एक यहां पर डेटा देता हूं। नए टेक्नोलॉजी में दुनिया में क्या है? एआई है, सेमीकंडक्टर है, भाई टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आदि रेयर अर्थ का भी एक उसमें आता है। 135 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, आनंद रंगनाथ। लड़ाई के बाद थोड़ी सी देश की स्थिति थोड़ी डगमगा जाए तो इतनी खुशी तो पाकिस्तानियों को भी नहीं होती जितनी इनको हो रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।